नमस्कार बच्चों। आशा है आप सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और घर पे जो अध्ययन सामग्री आपको उपलब्ध कराई जा रही है या उसका दैनिक रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। अब मैं शालिनी खुराना व्याख्याता भूगोल एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भूगोल कक्षा 12 के भूगोल के अध्याय प्रथम के साथ, जिसके 2 वीडियो पहले ही शेयर आपके सामने किए जा चुके हैं। उसका अंतिम भाग, तीसरा वीडियो हम पढ़ रहे थे मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। प्रथम वीडियो में हमने देख लिया था मानव भूगोल की परिभाषाएं और इसकी विचारधाराएं और इसका उदय। दूसरे वीडियो में हमने देखा था मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आज के वीडियो में हम देखेंगे मानव भूगोल का उत्तरोत्तर विकास। मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल समय के साथ इसने उत्तरोत्तर विकास किया है। जैसी इसकी स्थिति प्राचीन काल में थी वैसी वर्तमान में नहीं है, जैसी वर्तमान में है वैसी भविष्य में नहीं होगी। जैसे जैसे मनुष्य ने वैज्ञानिक खोजें की है, तकनीक का विकास किया है, इसकी खोज में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। मानव भूगोल में भी उत्तरोत्तर विकास हुआ है। तो सुविधा की दृष्टि से हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के विकास को 3 कालों में बांट देते हैं। 3 काल हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल जब साधनों का ज्यादा विकास नहीं हुआ था, तकनीकी का विकास नहीं हुआ था, आवागमन लोगों के लिए आसान नहीं था, यातायात के साधन नहीं थे, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पैदल जाते थे या बैलगाड़ी इत्यादि का प्रयोग करते थे। तो ऐसे समय में मानव भूगोल का अधिक विकास नहीं हुआ। उस काल में प्राकृतिक शक्तियों को ही सर्वोपरि माना गया। लोग प्रकृति की पूजा करते थे। वेदों में भी वर्णन है कि भारत जैसे देश में अग्नि, वायु, सूर्य तथा जल देवता इत्यादि की पूजा की जाती थी। भारत, मिस्र, चीन, यूनान जैसे देशों में भी प्राकृतिक शक्तियों की ही लोग पूजा करते थे। उसी के साथ ही यूनानी विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, थेल्स व एनेक्सिमेंडर। इन्होंने जलवायु, वनस्पति और मानव समाज के अध्ययन पर प्रकाश डाला है, उसका वर्णन किया है। अरस्तु जो कि एक दार्शनिक थे, उन्होंने मनुष्य पर वातावरण के प्रभाव को बताया है। वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर कैसे पड़ता है? ऐसा माना जाता है अरस्तु के अनुसार कि जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोग हैं वो गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक बहादुर होते हैं, अधिक मेहनती होते हैं, परंतु चिंतन की दृष्टि से गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों से थोड़े पीछे होते हैं। जबकि गर्म प्रदेश में रहने वाले लोग शारीरिक रूप से तो आलसी होते हैं, परंतु वे चिंतनशील होते हैं, वे मानसिक शक्तियों का अधिक प्रयोग करते हैं। ये बताया था अरस्तु जो कि एक दार्शनिक थे। इस प्राचीन काल में ही एक अन्य विद्वान है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने घुमक्कड़ जातियों पर प्रकाश डाला था। घुमक्कड़ जातियां होती हैं जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती रहती हैं, अपने रोजगार के लिए, अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। हिकेटियस एक अन्य विद्वान, इन्होंने विश्व के भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया था। इन्होंने पूरी दुनिया में सबसे पहले जो भी विश्व का भूगोलिक ज्ञान था उसको व्यवस्थित क्रम में किया, इसलिए इनको भूगोल का पिता भी कहा जाता है।
ये क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर 1 नंबर में पूछा जाता है कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो ये है हिकेटियस। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने विश्व के भूगोलिक ज्ञान को सबसे पहले व्यवस्थित क्रम में लगाया था। और इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। एक अन्य विद्वान स्ट्रैबो, इन्होंने मानव और उसकी प्रगति पर भू पारिस्थितिकीय प्रभाव बताया था। भू पारिस्थितिकी, भू मतलब धरातल और पारिस्थितिकी मतलब मानव के चारों ओर जो भी पर्यावरण है उसके साथ मानव का अनुकूलन। तो इसके भू पारिस्थितिकीय प्रभाव मानव की प्रगति पर कैसे होता है यह बताया था सबसे पहले स्ट्रैबो ने। तो ये था हमारे पास प्राचीन काल, जिसमें हमने देखा कि प्राचीन काल में प्राकृतिक शक्तियां सर्वोपरि थी। थेल्स व एनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति और मानव के समाज पर प्रकाश डाला था। अरस्तु ने वातावरण का प्रभाव बताया था, ठंडे व गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों का उदाहरण देकर। हिकेटियस ने भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया। हेरोडोटस ने घुमक्कड़ जातियों के बारे में बताया और स्ट्रैबो ने बताया मानव की प्रगति पर पारिस्थितिकीय प्रभाव, भू पारिस्थितिकीय प्रभाव। अब हम चलेंगे मध्यकाल की ओर। मध्यकाल में नौ चालन आरंभ हो चुका था। लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाना आरंभ कर दिया था। वैज्ञानिक खोजें बढ़ी, तकनीक का विकास हुआ, जिससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यातायात के साधनों द्वारा आवागमन करने में सक्षम हुए। नौचालन के विकास के बाद उपनिवेशीकरण हुआ। उपनिवेशीकरण मतलब किसी एक देश द्वारा किसी अन्य देश में अपने उपनिवेश स्थापित करना और आर्थिक लाभ लेना। इसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे इंग्लैंड ने भारत में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उपनिवेश अपने यहाँ स्थापित किए और औद्योगिक लाभ लिया अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए। तो ये है उपनिवेशीकरण का आरंभ भी मध्यकाल में हुआ। नई तकनीकों का विकास हुआ, ज्यादा से ज्यादा भौगोलिक खोजों का आरंभ हुआ और इसमें माना गया कि सभी प्रदेश अपने आप में एक पूर्ण इकाई है तथा एक पृथ्वी के ही भाग हैं। ये इसका कंक्लूजन था, निष्कर्ष था कि सभी प्रदेश अपने आप में पूर्ण इकाई हैं तथा पृथ्वी के ही भाग हैं। मध्यकाल के पश्चात अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल, वर्तमान काल। आधुनिक काल की शुरुआत की थी जर्मन भूगोलवेताओं हम्बोल्ट, रिटर, रिच्टहोफेन तथा रेटजेल ने। रेटजेल के बारे में हमने पढ़ा भी है कि फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने एक पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजियोग्राफी और इन्हें आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है। तो आधुनिक काल की शुरुआत हुई जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा। उसके पश्चात इसका विकास हुआ फ्रांसीसी भूगोलवेताओं द्वारा, जैसे कि विडाल डी लाप्लाश, ब्रुंश, डिमांजिया। विडाल डी लाप्लाश का नाम एक बार फिर से आया है। इन्होंने संभववाद की रचना की थी, संभववाद के ये प्रणेता थे। इसके बाद जर्मन भूगोलवेताओं ने शुरुआत की, फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने विकास किया, अमेरिका और ब्रिटेन के भूगोलविदों ने भी इस पर बहुत अधिक कार्य किया। तो कौन कौन से ऐसे भूगोलवेता थे? अमेरिका के तो थे ग्रिफिथ टेलर, एलन सैम्पल व हंटिंगटन तथा ब्रिटेन के थे हर्बर्टसन, मैकिंडर व रॉक्सबी। ग्रिफिथ टेलर एक बार फिर से नाम आ रहा है। इन्होंने विचारधारा प्रस्तुत की थी नवनियतिवाद की, जिसे रुको और जाओ कहते हैं। एलन सैम्पल फ्रेडरिक रेटजेल जी की शिष्या थी और नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। हंटिंगटन भी अमेरिकी भूगोलवेताओं हैं। इन्होंने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र बताए थे। तो क्या है वो अध्ययन क्षेत्र? भौतिक दशाएं व मानवीय अनुक्रियाएं, कि कैसे भौतिक दशाओं के अनुसार मानव कैसे प्रतिक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है, ये मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र है। ये भी क्वेश्चन याद रखने योग्य है कि हंटिंगटन ने मानव भूगोल के कौन कौन से अध्ययन क्षेत्र बताए। तो ये आएंगे भौतिक दशाएं व मानवीय अनुक्रियाएं।
इसके बाद आधुनिक काल में हम देखेंगे कि 1930 में, आधुनिक काल ही अभी आगे चलेगा, 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन हुआ 2 भागों में। एक भाग तो था आर्थिक भूगोल, दूसरा भाग था सांस्कृतिक भूगोल। इसके अलावा अन्य भी कई शाखाएं बनी, जैसे कि राजनीतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल एवं सामाजिक भूगोल। पर मुख्य जो 1930 के दशक का विभाजन था मानव भूगोल का, वो था आर्थिक भूगोल में और सांस्कृतिक भूगोल में। आर्थिक भूगोल में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर अधिक जोर दिया गया, उन्हीं के अध्ययन पर प्रकाश डाला गया। मानव के लेन देन के बारे में बताया गया, आयात निर्यात के बारे में बताया गया। तो ये सारा का सारा व्यापार पर डिपेंड था। सांस्कृतिक भूगोल में किस चीज का अध्ययन किया जाता है कि मानव समाज के अन्य लोगों के साथ क्रियाएं, वनस्पति के साथ, पशुओं के साथ मानव के क्रियाकलाप, मानव के समाज के बारे में, सामाजिक संबंधों के बारे में, मानव की संस्कृति के बारे में सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया गया। 1930 के बाद मानव भूगोल में पुनः कुछ विचारधाराओं ने जन्म लिया। 1970 की नई विचारधाराओं को देखने से पहले एक बार फिर से हम मानव भूगोल की 3 मुख्य विचारधाराएं देख लेते हैं। जो पहली थी नियतिवाद। नियतिवाद में किस पर जोर डाला गया था? प्रकृति पर। प्रकृति को सर्वोपरि माना गया था। इसके समर्थक थे रेडजेल व एलन सैम्पल। दूसरी विचारधारा थी संभववाद। इसमें मानव पर जोर डाला गया था, मुख्य मानव को मान लिया गया था। इसके प्रवर्तक थे फ्रांसीसी भूगोलवेता पॉल विडॉल डी लाप्लास। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तीसरी विचारधारा थी नवनियतिवाद। नवनियतिवाद विचारधारा दी गई थी ग्रिफिथ टेलर द्वारा, जो कि अमेरिका के भूगोलवेता थे। इसे रुगो और जाओ की विचारधारा भी कहते हैं। इसमें माना जाता है कि मानव प्रकृति के नियमों की पालना करते हुए प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। तो ये हुई पहले 3 विचारधाराएं। 1970 के पश्चात पुनः 3 विचारधाराओं ने जन्म लिया। सबसे पहले विचारधारा थी कल्याणपरक। कल्याणपरक विचारधारा में सामाजिक कल्याण पर जोर दिया गया। चिकित्सा जैसी सुविधाएं, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, इन पर प्रकाश डाला गया। समाज सेवा पर जोर दिया गया। शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। दूसरी विचारधारा थी आचरण परक। आचरण परक विचारधारा बताती है कि मनुष्य आर्थिक क्रियाएं तो करता है, बट वो ना केवल वो सिर्फ अपने आर्थिक लाभ को नहीं देखता, वो मानसिक चिंतन भी करता है। मनुष्य किसी के आचरण के अनुसार ही उसके अनुरूप व्यवहार करता है, अपनी अनुक्रिया करता है। हमेशा केवल अपना आर्थिक लाभ देखना ही मनुष्य का ध्येय नहीं है। इस विचारधारा को कहते हैं आचरण परक। तीसरी थी मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा को उग्र विचारधारा माना जाता है। ये विचारधारा मानव को स्वार्थी बताती है। ये हमेशा इस प्रश्न पर जोर देती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर किसी ने ये कार्य किया है तो क्यों और कैसे। तो ये 3 विचारधाराएं आई थी 1970 के बाद। इन्हें दार्शनिक विचारधाराएं भी कहा जाता है। तो इसी तरह से मानव भूगोल का उत्तरोत्तर विकास होता गया। वर्तमान में भी इसका विकास जारी है। नित्य नई खोजें की जा रही हैं। मानव भूगोल ने तो वर्तमान में बहुत अधिक तरक्की कर ली है और आगे भी इसके और विकास होने की पूरी उम्मीद है और की भी जानी चाहिए। धन्यवाद। अब आप इसी के साथ मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र, ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको यह समझ आया होगा और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके इसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अपने घर पर ही रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।